हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग जो है आज के इस वीडियो में बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा पेपर? उत्तराखंड पीसीएस का। ये आपका पेपर रहेगा उत्तराखंड पीएससी का, जो 2016 के अंदर एग्ज़ाम हुआ था। उसका जो पेपर है उसकी डिटेल स्टडी हम करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम मोस्टली जो है क्वेश्चंस कौन से करने वाले हैं, जीएस के। जितने भी जीएस के और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इसमें, इस पूरे पेपर के अंदर हम उन सभी को कवर करेंगे। ठीक है, और जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो आपका यूके पीएससी का जो पीसीएस का एग्ज़ाम है, उसका प्री की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, अनाउंस्ड है ऑलरेडी। जो एग्ज़ाम आपका आज से ठीक एक महीने बाद, लगभग आई थिंक 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल 2020 को होने वाला है। ठीक है, उत्तराखंड के डिफरेंट रीजन्स के अंदर। ठीक, तो प्रिपरेशन चालू रखिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हम कौन सा कर रहे हैं? उत्तराखंड पीएससी का प्री 2016 का पेपर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, जेम्स एंड्रू रामसे वॉज द रियल नेम ऑफ विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो नाम है जेम्स एंड्रू रामसे, ये किस गवर्नर जनरल का रियल नेम है? ठीक है, तो ये है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था, ये था 1848 से लेकर 1856 तक। ठीक है, जो 1857 का विद्रोह होता है, सिपाही म्यूटिनी, उससे पहले का जो टर्म पीरियड कार्यकाल था वो इनका था, लॉर्ड डलहौजी का। ठीक है, और इन्हीं का जो एक्चुअल नेम है जेम्स एंड्रू रामसे है। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पर, जो ये टाइम पीरियड था बेसिकली लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड पर ही सेकंड एंग्लो मराठा, सॉरी नॉट एंग्लो मराठा, सेकंड एंग्लो एंग्लो सिख वॉर देखने को मिली थी, सिख वॉर। ठीक है, और इन्हीं का बहुत बड़ा रोल रहा है कि पंजाब को, पंजाब जो स्टेट थी, जो इंक्लूडिंग इंडिया का जो पंजाब है और पाकिस्तान वाला जो पंजाब का प्रांत है, उन दोनों को कंबाइन करके जो ब्रिटिश एम्पायर है उसके अंदर लाना। ठीक है, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब का काम जो है वो इन्होंने ही किया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। और जो भारत की पहली ट्रेन है, फर्स्ट ट्रेन, जो 1853 के अंदर चली थी, बॉम्बे टू थाने, बॉम्बे टू थाने, जो 34 किलोमीटर का स्ट्रेच था अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो वो भी इन्होंने ही चलवाई थी, लॉर्ड डलहौजी। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 का रिवॉल्ट जब हुआ था, देखिए 56 तक डलहौजी थे गवर्नर जनरल, बट जब 1857 का जो विद्रोह हुआ तो उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था? उस टाइम पर गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी। और लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। लॉर्ड कैनिंग का जो टाइम पीरियड था, कार्यकाल था, वो 1858 से लेकर, नॉट 56 से, सॉरी 58 नहीं, 56 से, क्योंकि ये हटे थे, उसके बाद लॉर्ड कैनिंग आए थे। तो लॉर्ड कैनिंग के बाद 56 से 1856 से लेकर 1862 तक। ठीक है, ये लगभग 6 सालों तक का कार्यकाल जो है लॉर्ड कैनिंग का था। ही वॉज द वॉइस रॉय, नॉट अ गवर्नर जनरल, बिकॉज देखिए ये एक्चुअली कह लीजिए आप इनको फर्स्ट गवर्नर, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, बिकॉज आफ्टर द सिपाही म्यूटनी, जो 1857 की सिपाही म्यूटनी हुई थी, उसके बाद जो गवर्नर जनरल का पद था उसको कन्वर्ट कर दिया गया था वॉइस रॉय में, वॉइस रॉय में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पर, जो 1857 का टाइम, इसी टाइम पर 3 मेजर यूनिवर्सिटीज़ की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। 3 मेजर यूनिवर्सिटीज़ बनी थी, यूनिवर्सिटीज़। वो कौन कौन सी थी? एक तो कलकत्ता की यूनिवर्सिटी थी, दूसरी मद्रास, और थर्ड बॉम्बे। ये 3 यूनिवर्सिटीज़ जो है बनाई गई थी 1857 के टाइम पर। ठीक है, क्लियर? तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कहता है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द काकोरी इंसिडेंट। जो काकोरी इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, उससे संबंधित नहीं है। ठीक, अब देखिए काकोरी इंसिडेंट से संबंधित जो नहीं है बेसिकली, उससे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि काकोरी इंसिडेंट जो ये हुआ था, ये हुआ कब था बेसिकली। ठीक है, ये हुआ था आपका 9 अगस्त 1925 के अंदर। ठीक है, 9 अगस्त 1925 के अंदर। और काकोरी जो जगह है ये कहाँ पर है? जो लखनऊ है आपका, उत्तर प्रदेश की कैपिटल, वहाँ से लगभग 15 किलोमीटर, 15-16 किलोमीटर के आसपास में
डिस्टेंस है, मतलब नियर बाय द लखनऊ एरिया है ये, ठीक है। और ये जो नाम है ठीक है, इसके साथ में एक नाम जुड़ा होता है जिसको कहते हैं हम एक्चुअली ओके, ये थर्ड क्वेश्चन रह गया है हमारा, चलो हम फोर्थ कर रहे हैं, कोई बात नहीं, थर्ड और फोर्थ एक ही है, सेम है, दोनों कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन। जिस ग्रुप ने बेसिकली ये लाहौरी सॉरी काकोरी कांड या काकोरी इंसिडेंट को अंजाम दिया था, वो था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। ये वही रिपब्लिक आर्मी है जिसे कहते हैं HRA, ठीक है। ये HRA आज वाला नहीं है जो HRA मिलता है आपको, ठीक है, हाउस एंड रेसिडेंस अलाउंस नहीं है, ये है ह्यूमन सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। ये वही पार्टी है बेसिकली, ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, जो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, राजगुरु, ये सभी लोग आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, ये उसी ग्रुप का नाम है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी बेसिकली, इसमें देखिए थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया कि ये फाउंडेड कब हुआ था, ये शुरू हुआ था 1928 के अंदर, ठीक है। अब इसके जो मेंबर्स थे बेसिकली इस ग्रुप के HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के, वो कौन कौन से थे, देखिए अगर उनके नाम की हम बात करें तो इनिशियल नाम का इनिशियल वर्ड मैं लिखता हूँ, बाकी आप मैं प्रोनाउंस कर ही रहा हूँ साथ में, ठीक है। तो पहले थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लहरी, सचिंद्र बख्शी के साथ केशव चतुर्वेदी, मुरलीलाल कान्हा, बनवारी लाल, मुकुंदी लाल गुप्ता और मन्नाथ गुप्ता, ठीक है। तो ये सारे लोग एसोसिएटेड थे। तो देखिए अभी यहाँ पर जो नाम है आपके, राम प्रसाद बिस्लिम का नाम आया है यहाँ पे, और आपके राजेंद्र लहरी का भी नाम आया था, ठीक है। और फिर हमने अशफाकुल्ला खान के बारे में बात करी। देखिए इसमें तो क्वेश्चन है सूर्यसेन, सूर्यसेन जो है वो इस चीज़ से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, सूर्यसेन। और जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर क्या है, 1928, कि इसकी जो फाउंडेशन है, फॉर्मेशन है, वो कब रखी गई, करी गई थी 28 के अंदर, ठीक है। और ये जो बेसिक ग्रुप है, ये दो पार्ट्स में बेसिकली वर्क कर रहा था, एक तो आपका उत्तर प्रदेश के अंदर और दूसरा पंजाब के अंदर, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश की हम बात करें अगर जो, तो उत्तर प्रदेश में विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, ये लोग जो हैं जो ग्रुप है HRA, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, इसको क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, इसमें काम कर रहे थे, बेसिकली आज़ादी के लिए फाइट कर रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर। और जो पंजाब वाला एरिया है, यहाँ पर जो है भगत सिंह, भगवती चरण वोरा, सुखदेव, जो है ये पंजाब में रिकॉग्नाइज करने का काम कर रहे थे। बट जो पूरा ग्रुप है, ये इस पूरे ग्रुप में चाहे उत्तर प्रदेश हो या आपका पंजाब हो, दोनों जगहों पे जो लीडरशिप का काम है, जो एक्चुअली ग्रुप का हेड थे वो कौन थे, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द एंशियंट रेस ऑफ उत्तराखंड। एंशियंट रेस ऑफ उत्तराखंड के बारे में पूछ रहा है, तो मतलब एंशियंट रेस का मतलब ये हो गया पुरानी जो जाति है, ठीक है, कम्युनिटी है बेसिकली उत्तराखंड की, वो नहीं है। तो देखिए आपको ऑप्शंस में से डायरेक्टली पता लग रहा है कि कौन सी खासी, जो खासी जो ये ट्राइब है बेसिकली जाति है, ये कहाँ देखने को मिलती है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ठीक है, मेघालय, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो मेघालय है वहाँ पर देखने को मिलता है। खासी, जैन, दियार, गारो, ठीक है, इस तरीके के जो ट्राइब्स है बेसिकली, इस नाम के हिल्स भी हैं, ठीक है, उन्हीं के नाम पर ये ट्राइब्स के नाम भी रखे गए हैं। तो खासी जो ट्राइब है बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मेघालय की है, ना कि उत्तराखंड की, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है खासी। और जो मेघालय है, मेघालय में जो है अप्रॉक्सीमेटली ये मान लीजिए कि 48% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो खासी कम्युनिटी की है, ठीक है, 48% कम्युनिटी जो है वो खासी कम्युनिटी समुदाय से आती है, ठीक है। और साथ में अगर जो हम बात करें कि जो उत्तराखंड है, एंशियंट रीजन में उत्तराखंड को क्या गढ़वाल या केदारखंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्राइब्स है बेसिकली, वो ट्राइब्स कौन कौन सी हैं, एक तो नागा है, नागा जिसे नाग लिखा हुआ है यहाँ पर ऑप्शन में, ठीक है। और खासास है, ठीक है, हुनास, हुनास और कीरता, कीरता, कीरतास, ठीक है। ये क्या है, कुछ ट्राइब्स हैं, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं जो कहाँ पर हैं, उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलती हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, बैटल ऑफ खुरबुरा वॉज फॉट इन विच ईयर। देखिए बैटल ऑफ खुरबुरा ये क्या है, ये लड़ाई हुई थी 1804 में, ठीक है, 1804 AD। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो ये हो गया 1804। और ये किसके बीच में लड़ाई हुई थी, ये जो प्रद्युमन शाह है, प्रद्युमन
प्रद्युम्न शाह, ठीक है। प्रद्युम्न शाह जो किंग था कहाँ का, गढ़वाल रीजन का, उसकी लड़ाई हुई थी गोरखा के साथ, विद गुरखा। जो और ये गोरखा देखिए नाम से आपको पता लग रहा है कहाँ से है, ये नेपाल से, नेपाल वैली के लोग थे, इन दोनों के बीच में ये लड़ाई देखने को मिली थी। कहाँ पर, देहरादून के अंदर, देहरादून, ठीक है। जो आज का हमारा देहरादून है उत्तराखंड की कैपिटल, वहाँ पर ये लड़ाई देखने को मिली थी। और ये लड़ाई अप्रॉक्सीमेटली जो है 13 दिन तक चली थी, जिसके अंदर जो गढ़वाल किंग है ये क्या कर गए थे, हार गए थे। गढ़वाल किंग हार गए थे, और जो गोरखा टुकड़ी थी, गोरखा जो लोग थे नेपाली के, वो लोग इस लड़ाई में जीत गए थे, ठीक है। बैटल ऑफ खुरबुरा, खुरबुरा, ठीक है। चलिए फिर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिमांडेड द सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ और हिल्स एरियाज इन 1946, ठीक है। 1946 में किस व्यक्ति ने, पूछा गया है कि किस व्यक्ति ने जो है डिमांड करी थी कि जो पहाड़ी इलाके हैं, हिल स्टेशन से आइदर ऑफ नॉर्थ वाले और जो नॉर्थ ईस्ट वाले, दोनों इलाकों के लिए एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी गई, डिमांड करी थी बेसिकली। तो 1946 में ये डिमांड करी थी बद्रीदत्त पांडे ने, बद्रीदत्त पांडे, ठीक है। ये चाहते थे कि जो यूनाइटेड प्रोविंसेस है, ठीक है। अभी देखिए एक्चुअली क्या था ना, 1946 में जो उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये आपका क्या था, कंबाइंड था, और इसे कहते थे यूनाइटेड प्रोविंसेस, ठीक है। बाद में उत्तर प्रदेश भी बना, उसके बाद फिर उत्तराखंड आपका 2000 में अलग हुआ था, ठीक है। तो 46 की बात कर रहे हैं, तो 46 में पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को, कि खासतौर पर उत्तराखंड के रीजन को ये चाहते थे कि जो पहाड़ी इलाका है मतलब उत्तर प्रदेश का, उसको अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन दिया जाए, ठीक है। और इनका जो ये प्लान था बेसिकली, मतलब अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन देने की, अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन देने की, इसकी बात जो है, जो 5th ईयर प्लान आया था आपका, 5th ईयर प्लान, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अंदर इसमें जो उत्तर प्रदेश की जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नहीं सॉरी 8 डिस्ट्रिक्ट्स, 8 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात की गई। वो 8 डिस्ट्रिक्ट कौन से थे, देहरादून, पूर्वी गढ़वाल, टहरी गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी, नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डाले गए, मतलब इनको डाला गया 5th 5 ईयर प्लान के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बद्रीदत्त पांडे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ट्रीटी ऑफ सिगौली, ट्रीटी ऑफ सिगौली जो है ये कब हुआ था, बेसिकली ये कब साइन किया गया था। तो सबसे पहले आपको ये पता होना कि चाहिए कि जो ट्रीटी ऑफ सिगौली है ये साइन हुआ था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी बेसिकली, ठीक है, उसके बीच में, और प्लस साथ में जो नेपाल है आपका, नेपाल के बीच में, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके बीच में और नेपाल गवर्नमेंट के बीच में ये साइन हुआ था 4 मार्च को, 4 मार्च 1916 को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कोई 1916 का ऑप्शन नहीं है, बट जो अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो वो क्या है 1816, 17 सॉरी 15, ठीक है। बट करेक्ट आंसर क्या होगा, 1816 के अंदर साइन हुई थी, ठीक है। अब इसमें क्या था इस ट्रीटी के अंदर कि जो एवरेज रिड्यूस किया जाएगा, एवरेज ईस्ट वेस्ट लेंथ जो थी, ठीक है, जो नेपाल है, जैसे आपका ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के ऊपर ये इस तरीके से नेपाल की लेंथ है, तो ईस्ट टू वेस्ट की जो लेंथ है बेसिकली उसको क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, कितने किलोमीटर, 885 किलोमीटर तक कम कर दिया गया, ठीक है। और नेपाल का जो एरिया है बेसिकली, एक्चुअली क्या ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल की भी कुछ एरिया को कब्जा कर लिया था, ठीक है। और जो एरिया है उस नेपाल का उसको कन्फाइंड कर दिया कि मतलब भैया इतना ही एरिया अब तुम्हारा नेपाल का बचा हुआ है, बाकी सारा हमारा है, ठीक है। तो वो एरिया कितना था वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, 174,181 किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब 1.5 अप्रॉक्सीमेटली की बात करें तो 1.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर करता है जो एरिया है, वो कितना किसका रह गया, नेपाल का है। बाकी रेस्ट ऑफ द एरिया जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ सिंगोली, ठीक है, जो कि 1816 में हुई थी, बट करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो मिल रहा है अप्रोप्रिएट वो है 1815। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर हुज लीडरशिप द मूवमेंट अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन वाज लॉन्च्ड इन द रायना विलेज ऑफ चमोली। देखिए चमोली जो है उत्तराखंड का एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर एक गांव है रायना, ठीक है। सुरेश रैना वाला रैना है ये, ठीक है, वहाँ से याद कर लीजिए, रैना नाम का जो गांव है
वो उत्तराखंड के अंदर चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। ठीक है, अब ये पूछा गया है कि जो डिफॉरेस्टेशन है बेसिकली, इसका जो मूवमेंट हुआ, तो उसमें इस विलेज में किसने लीड किया था, लीडरशिप किया था। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ कि जो कमर्शलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट हुआ है उत्तर प्रदेश का सरकार के द्वारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है, उस टाइम पर क्या था, ये एक्चुअली इवेंट इंसिडेंट जब हुआ था, ये हुआ था आपका 27 शुरू हुआ था बेसिकली, जो मूवमेंट है डिफॉरेस्टेशन का वो ऑर्गेनाइज किया गया था 27 मार्च 1973 को। ठीक है, इस टाइम पे जो डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट जो है मूवमेंट शुरू की गई थी उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, और ये शुरू हुई थी एक जगह पे जिसका नाम है गोपेश्वर, गोपेश्वर नाम की जगह पे शुरू हुई थी। और गोपेश्वर कहाँ है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और ये शुरू किसके द्वारा की गई थी, ये शुरू की गई थी चांदी प्रसाद बिस्ट के द्वारा, चांदी प्रसाद बिस्ट के द्वारा। देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है जो, उनके द्वारा शुरू की गई थी। तो डेफिनेटली ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा आपका, ये वाला कट गया पहले से ही। ठीक, तो ये शुरू हुई थी और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है कमर्शलाइज कर दिया था फॉरेस्ट को, और जो ट्रीज थे उत्तराखंड के उनको क्या कर दिया था, बेच दिया था। ठीक है, किसको, इलाहाबाद की एक कंपनी को, ताकि वो अपना जो स्पोर्ट्स गुड है या आपका जो फर्नीचर है उनके लिए वो लकड़ी का इंतजाम कर सके। ठीक है, तो इसके विरुद्ध जो है ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक, और जब ये मूवमेंट आपका इस गांव पहुंचा, चमोली के इस गांव रैना विलेज, तब यहाँ पर जो एक लेडी थी जिनका नाम था गौरी देवी। ठीक है, गौरी देवी ने कमान संभाली कि अब वो डिफॉरेस्टेशन नहीं होने देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, वो गौरी देवी है। ठीक है, उन्होंने कई सारी महिलाओं को लेकर जो है वो पेड़ बचाओ आंदोलन में पार्ट लिया। ठीक है, बट क्वेश्चन में था लीडर कौन था, तो इस विलेज में लीडर कौन थी, गौरी देवी। इसी मूवमेंट डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट जो है एक मूवमेंट था आपका चिपको मूवमेंट, वो भी यहीं पे शुरू हुआ था, चिपको मूवमेंट, जिसको आपने एनसीईआरटी की बुक्स में छोटी क्लासेस में 8th 7th 9th की क्लासेस में कहीं ना कहीं आपने जरूर पढ़ा होगा इसे। ठीक है, और अगर जो हम कुछ और बात करें तो एक नाम था बिश्नोई मूवमेंट, एक नाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, इसको मैं बता दे रहा हूँ, मेरे को याद आ गया अभी, बिश्नोई मूवमेंट, बिश्नोई मूवमेंट। ठीक है, बिश्नोई मूवमेंट भी आपका जो डिफॉरेस्टेशन के अगेन मूवमेंट था, ये कहाँ था, मारवाड़ जो रीजन है, मारवाड़, मेवाड़ या मारवाड़ जो रीजन है बेसिकली राजस्थान के अंदर, वहाँ पर ये हुआ था। और इसकी जो लीडर थी बिश्नोई मूवमेंट की, इसमें जो लीडर थी अमृता देवी, अमृता देवी जो थी वो लीडर थी। और जो ये मूवमेंट शुरू हुआ था बेसिकली स्टार्ट हुआ था वो कहाँ था, बिश्नोई, बिश्नोई नाम का जो एक विलेज है मेवाड़ में राजस्थान के अंदर। ठीक है, वहाँ पर हुआ था। ठीक, और ये जो मूवमेंट था इसमें क्या था, पेड़ों को बचाना था, जो पेड़ काटे जा रहे थे किसके द्वारा, जो उस टाइम पर जो राजा था वहाँ पर, तो राजा के सैनिकों के द्वारा पेड़ काट कर एक नया एरिया बसाया जा रहा था, तो उसके विरुद्ध में ये इसने मूवमेंट शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 9th हो गया हमारा, फिर हम बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉज द फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी। परमार डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो कौन है, कनकपाल। परमार डायनेस्टी ब्लैक लेते हैं, परमार डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो हैं आपके कनकपाल। ठीक है, और कनकपाल का जो कार्यकाल था बेसिकली, अगर जो हम बात करें कब तक थे ये बेसिकली, ये 1867 से लेकर 1918 के आसपास में थे। ठीक है, ही वॉज द प्रिंस ऑफ, अर्लियर ही वॉज द प्रिंस ऑफ परमार डायनेस्टी। ठीक है, परमार डायनेस्टी के किंग थे और गढ़वाल किंगडम के फाउंडर थे। जो गढ़वाल किंगडम पनपा बाद में, उसके क्या थी, फाउंडर थे कनकपाल। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑड ओल्ड फोल्ड माउंटेन, इनमें से कौन सी ओल्ड फोल्ड माउंटेन नहीं है। ठीक है, देखिए हमारे पास दुनिया में जो है दो तरीके के माउंटेन्स देखने को मिलती हैं, एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन मिलती है, दूसरी यंग फोल्ड माउंटेन मिलती है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन जिससे हम अरावली के बारे में बात करते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन जो हम हमारा हिमालयन माउंटेन है वो हमारा यंग फोल्ड माउंटेन है, जो अभी भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा ओल्ड फोल्ड माउंटेन नहीं है ना। तो देखिए उरल जो माउंटेन है ये भी ये आपका क्या है, उरल माउंटेन जो है ये आपका यंग माउंटेन है। ठीक है, और आपका जो ये है एंडीज माउंटेन, ठीक है, एंडीज माउंटेन जो है ये आपका ओल्ड माउंटेन है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। एक मिनट, जस्ट मिनट, हाँ, नहीं नहीं नहीं, नॉट ओल्ड फोल्ड, नॉट ओल्ड फोल्ड पूछा है ना इसमें, तो एक्चुअली नॉट ओल्ड फोल्ड का मतलब ये हो गया
ओल्ड फोल्ड कौन सा नहीं है, तो मतलब ओरल भी आपका ओल्ड है, एंडीज आपका यंग माउंटेन है, सॉरी यंग है, ओल्ड नहीं है, यंग माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन है। अरावली भी आपका ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, और आपका एपलांचे एपलांचियन माउंटेन जो है ये भी आपका क्या है, यंग माउंटेन है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, एंडीज माउंटेन इज द यंग फोल्ड माउंटेन, नॉट द ओल्ड फोल्ड माउंटेन। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एंडीज माउंटेन। अब देखिए ये कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो ओरल माउंटेन है ये आपका रशिया में है, बेसिकली कहाँ पर है, रशिया के अंदर, रशिया के अंदर ये है माउंटेन्स। एंडीज आपकी जो साउथ अमेरिका वाला रीजन है वहाँ पर आपको देखने को मिलती है एंडीज रेंज। अरावली आपको पता है इंडिया में है, दिल्ली से आपका राजस्थान और गुजरात होते हुए ये रेंज आती है। और फिर जो अपलैंचियन माउंटेन है ये आपका नॉर्थ अमेरिकन रीजन में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक लैंडफॉर्म, बेसिक लैंडफॉर्म कौन सा है। ठीक है, तो बेसिक लैंडफॉर्म जो है वो कौन सा कहलाता है, वॉल्केनिक कोन। जो वॉल्केनिक कोन है वो आपका क्या है, बेसिक अर्थ फॉर्म कहलाता है। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होता है, वॉल्केनिक कोन में क्या होता है, जो हिल शेप बेसिक लैंडफॉर्म जो है देखने को मिलता है। देखिए जो आपका ज्वालामुखी है वो यहाँ से फटा, इस जगह से फटा, तो इस तरीके से जो उड़ता है लावा और उसके बाद फिर ये जाकर यहाँ पर कहीं पर थोड़ी डिस्टेंस पर सेटल होने लगता है, तो क्या कोनिकल फॉर्म बनाता है। ठीक है, कोनिकल फॉर्म बनाता है क्योंकि देखो एक ट्रायंगुलर फॉर्म में, अगर जो हम इसको स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्रायंगल फॉर्म में इसे देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो बेसिक लैंड फॉर्म हो गया वो इस तरीके से कोनिकल लैंड फॉर्म। देखिए जो भी हिल है, पहाड़ है, या जो भी कोई भी हाइट वाली चीज़ आपको देखने को मिलती है तो वो क्या है, तरीके से कोनिकल स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है। तो वो क्या आपका वॉल्केनिक कोन स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द मैक्सिमम इरोजन इज कॉज्ड बाय, जो सबसे ज़्यादा इरोजन है, इरोजन किसके बारे में बात कर रहा है, ये आपका सॉइल इरोजन के बारे में बात कर रहा है ना। जो मिट्टी का अपरदन है, मतलब जो वन प्लेस से दूसरी प्लेस पर मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रेवल कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, वो किसकी वजह से सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, वेव्स, टाइड, करंट या सुनामी वेव्स की वजह से। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है हवा की वजह से देखने को मिलता है, वेव्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वेव्स की वजह से। जो लैंड फॉर्म पे जो अगर जो प्लांट्स नहीं हैं तो उससे क्या होगा, जो मिट्टी है वो वन प्लेस दूसरी प्लेस पे चली जाती है, तो उस प्लेस की जो मिनरल कंटेंट है सॉइल के अंदर वो क्या है, ट्रांसपोर्ट हो गया, तो वहाँ पर जो क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है उन पर्टिकुलर मटेरियल्स की, मिनरल्स की बेसिकली इन द सॉइल में। ठीक है, तो मैक्सिमम कोस्टल, जो कोस्टल की वजह से कोस्टल एरिया में इरोजन का कारण जो है वो वेव्स हैं, वेव्स आपकी लहरें। ठीक है, वेव्स किसे कहते हैं, लहरों को कहते हैं। ठीक है, कोस्टल एरिया में पूछा गया था ये। और इन जनरली अगर जो हम बात करें लैंड एरिया में, तो लैंड एरिया में एयर एंड रेन फॉल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द सॉइल इरोजन। ठीक है, वेव्स मतलब लहरें। क्लियर, चलिए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द शॉर्टेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखिए एटमॉस्फेयर की सबसे छोटी लेयर कौन सी है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, चलिए यहाँ पर थोड़ा रब कर देते हैं। देखिए सबसे पहले आपकी जो होती है, सबसे पहले देखिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं 14th वाला। ठीक है, इसमें तो देखिए सबसे नीचे जो होती है वो आपकी कौन सी होती है, ट्रोपोस्फेयर होती है, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, इसके ऊपर होती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, देन वी हैव एन मीजोस्फेयर। ठीक है, उसके ऊपर आपकी होती है थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एंड आफ्टर दैट वी हैव एन एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो ये 5 लेयर्स होती हैं आपकी अर्थ क्रस्ट पे, मतलब अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स है बेसिकली। तो ये जो लेयर का डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम करते हैं, तो जो अर्थ सरफेस से लेकर, ठीक है, जो ट्रोपोस्फेयर का जो मार्जिन है, इसको हम थोड़ा रेड कलर ले लेते हैं, ये मार्जिन ये अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर के आसपास रहता है। ठीक है, और ये 10 से लेके 10 से लेके 10 टू स्ट्रेटोस्फेयर, ये वाला जो रीजन है 10 टू कितना रहता है, 50 किलोमीटर तक का रेंज रहता है। ठीक है, 50 किलोमीटर। और मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच में जो है 50 टू अप्रॉक्सीमेटली 100, 50 टू 80 और 100 के आसपास का जो रेंज है वो मीजोस्फेयर में देखने को मिलता है। मीजोस्फेयर देन थर्मोस्फेयर, जो मार्जिन रेंज है वो 100 टू 700 किलोमीटर के आसपास में, और उसके ऊपर जो है आपको क्या है, एक्सोस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर ही खत्म हो गया, बाहर ही निकल गए। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या गया था, सबसे लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, सबसे लोएस्ट लेयर कौन सी है। देखिए ट्रोपोस्फेयर का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ट्रोपोस्फेयर। ठीक, अगर जो ट्रोपोस्फेयर नहीं होता तो क्या होता, सबसे नीचे की लेयर स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, क्लियर, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ट्रोपोस्फेयर इज द
लेयर विच इज लोवेस्ट टू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब ये 10 किलोमीटर की रेंज वाला, जो अर्थ सरफेस है 10 किलोमीटर हाइट तक जाएंगे तो आपको किस में आता है, ट्रोपोस्फेयर में। और इसी रेंज में जो आपके क्लाउड्स हैं, ठीक है, क्लाउड्स बादल, आपका एयरक्राफ्ट, ठीक है, ये और माउंटेन रेंजेस बेसिकली, ठीक है, रेडियो वेव्स, ये सारे जो हैं वो इसी रेंज में ट्रेवल करते हैं, वर्क करते हैं ट्रोपोस्फेयर वाली रेंज में, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया आपका, ये वाला 14 हो गया, तो 15 की हम बात कर रहे हैं। द इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ इज नियरली, देखिए इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस की बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी आपका शेप है, मतलब ये आपका अर्थ है, तो मतलब इस पॉइंट से इक्वेटर कहाँ है आपका, ये वाला इक्वेटर है सेंट्रल लाइन पे है ना, इक्वेटर इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, फिर नॉर्थ पोल, साउथ पोल, आर्कटिक, एंटार्क्टिक, ये सब आपको देखने को मिलता है। तो ये जो सेंटर इक्वेटर लाइन है, इसके ऊपर अगर जो कोई भी बॉडी या कोई भी व्यक्ति यहाँ से मूव करता है और फिर पूरा चक्कर काट के पीछे से आके यहाँ आ जाता है, ठीक है, इस पॉइंट पर, तो उस कंडीशन में जो अर्थ का इक्वेटर का जो बेसिकली सर्कमफ्रेंस की बात कर रहे हैं, सर्कमफ्रेंस क्या है, 2 पाई आर होता है बेसिकली, है ना, तो वो जो क्या है वो कितना होगा, ये पूछा गया, नियरली बेसिकली पूछा गया, तो वो होगा आपका 40,000 किलोमीटर का, ठीक है। अगर जो हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो एग्जैक्ट वैल्यू होती है 40075 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर के आसपास का जो सर्कमफ्रेंस है वो रहता है, ठीक है। और जो इक्वेटर है आपको आपको पता ही है क्या है, इमेजिनरी राउंड है जो मिडल पार्ट ऑफ द प्लैनेट से जाती है, ठीक है। अब देखिए इसमें दो चीज़ें और आती हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो होता है डायमीटर ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर का जो डायमीटर है, इक्वेटर का डायमीटर वो कितना है, इक्वेटर का डायमीटर है 12,756 किलोमीटर, ठीक है। और वहीं अगर जो हम बात करें पोल टू पोल डायमीटर, मतलब ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक के बीच का जो डायमीटर है, इसका डायमीटर की बात करें, ये थोड़ा सा कम है, ज़्यादा कम नहीं, थोड़ा सा कम है, तो वो कितना है 12,715 किलोमीटर, ठीक है, 56 था यहाँ 17 है, मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली 40-41 किलोमीटर का थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए हमारी जो अर्थ है वो राउंड या स्फेयर नहीं है, ठीक है, समथिंग थोड़ा सा इस तरीके से है, ये आपका लिटिल बिट इलेक्ट्रिकल पाथ पे है, ठीक है, तो यहाँ पर डायमीटर आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, यहाँ पर कम देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशियनिक करंट इज नॉट एसोसिएटेड विद पैसिफिक ओशन, जो पैसिफिक ओशन है उससे संबंधित नहीं है कौन सी ओशियनिक करंट्स, ठीक है, तो वो है आपका कैनरीज। कैनरीज जो करंट है ओशियनिक करंट, ये आपका पैसिफिक ओशन से नहीं, ये आपका जो नॉर्थ अटलांटिक रीजन है, नॉर्थ अटलांटिक रीजन से संबंधित है। नॉर्थ अटलांटिक रीजन जो कहाँ पर आता है, ये आता है आपका जो आपका यूएसए वाला पार्ट है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जो अफ्रीका और यूरोप के बीच में जितना भी सी एरिया है वो क्या कहलाता है, नॉर्थ अटलांटिक एरिया, ठीक है। और इसका नाम जो रखा गया है कैनरी करंट, ये एक आइलैंड है यहाँ पर पास में जिसका नाम है कैनरी, कैनरी आइलैंड, ठीक है, उसके नाम पर जो है इसको रखा गया था कैनरी करंट को, ठीक है। और फिर जो आपका ये नाम लिखा हुआ है एक कुरसोहियो, कुरोशियो, कुरोशियो जो करंट है बेसिकली, ये आपको कहाँ देखने को मिलती है, जापान के अंदर। कुरोशियो करंट कहाँ है, जापान के अंदर, ठीक है। और इसे ब्लैक करंट के नाम से आता है, कुरोशियो करंट या फिर आपका ब्लैक करंट, ये दोनों एक ही नाम है, ये आपको जापान के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। पैसिफिक ओशन में मिलता है, अटलांटिक ओशन के पास में रीजन में देखने को ही मिलता है, ठीक है। और फिर ये जो आपका नाम है कैलिफोर्निया करंट, कैलिफोर्निया जैसे ही आपको नाम ही बता रहा है कहाँ पर होगा, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, नॉर्थ अमेरिकन रीजन में आपको ये करंट देखने को मिलती है, स्पेसिफिकली पैसिफिक ओशन के अंदर, पैसिफिक ओशन में, ठीक है। और ये आपका कैनरी जो था ये आपका पैसिफिक ओशन में, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, ठीक है। फिर इसमें एक और नाम आ रहा है हुम्बोल्ट करंट, ठीक है। फिर देखिए ये जो हुम्बोल्ट करंट है ये कहाँ देखने को मिलता है पैसिफिक ओशन के अंदर, पैसिफिक ओशन में, ठीक है। और हुम्बोल्ट करंट को पेरू करंट भी कहते हैं, पेरू करंट के नाम से भी जाना जाता है हुम्बोल्ट करंट को, ठीक है। और ये बेसिकली जो वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिख रहा है जो स्लाइड में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल यूनिट ऑफ टाइम, नेचुरल यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है, वो कौन सा है। देखिए ये ट्रॉपिकल ईयर तो आपको पता है भाई, सीजन आएगा भाई, बरसात आएगी, गर्मी आएगी, सर्दी आएंगी, तो क्या ट्रॉपिकल ईयर है, टाइमिंग है, ड्यूरेशन है।
लूनर मंथ मतलब जो आपका चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इस तरीके के जो टर्म यूज़ किए जाते हैं वो क्या है, नेचुरल है, इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। डे, भाई 24 घंटे का दिन है, या आपने 24 डिसाइड किया है 24, ठीक है, बट डे पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, नेचुरल है। और जो स्टैंडर्ड टाइम है, मतलब जैसे इंडिया में क्या है, प्लस 3.5 घंटे, ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया है, जो आपका लंदन के पास में जो ग्रीनविच लाइन है, ग्रीनविच लाइन, जो ग्रीनविच लाइन है उसके लिया है हमने ये चीज़, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्टैंडर्ड मतलब नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल ही है, ठीक है। और एक ट्रॉपिकल ईयर, देखिए ये ट्रॉपिकल ईयर है, ट्रॉपिकल ईयर कितना होता है, ये होता है 365 डेज 48 मिनट्स, सॉरी नो 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 365 डेज होता है 5 आवर्स 48 मिनट्स और 45 सेकेंड्स, ठीक है। इतने टाइम ड्यूरेशन का एक ट्रॉपिकल प्रॉपरली आपका जो है ईयर रहता है, ठीक है। और लूनर मंथ की बात कर रहे थे हम, लूनर मंथ हमने बताया अभी, जैसे मून्स के साथ में चेंजेस होते हैं ग्रहण वगैरह से रिलेटेड समथिंग। तो ये जो लूनर ईयर या लूनर मंथ है बेसिकली, ये क्या होता है, जैसे होता है ना, एक अमावस्या आई तो उसके 29 दिन बाद लगभग जो है, 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट बाद जो है नेक्स्ट ग्रहण आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और डे तो आपको पता ही है, डे कितना बड़ा होता है, अगर जो हम एग्जैक्टली हम बात करें अगर जो डे की कि दिन कितना बड़ा होता है, वो होता है आपका 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड का, जो एक दिन का टाइमिंग है बेसिकली वो इतना होता है, वो धीरे धीरे ऐड ऑन होता रहता है, नेक्स्ट डे थोड़ा थोड़ा करके, बट ऑन एवरेज इतना रहता है डे का टाइम, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्टैंडर्ड टाइम जो है वो नेचुरल नहीं है, ये क्या है, आर्टिफिशियली हमने बनाया है अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से। फिर देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पूछा गया है कि क्लाउड्स आर द रिजल्ट ऑफ, क्लाउड्स किसका एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट फॉर्म होता है बेसिकली, ठीक है। तो क्लाउड्स जो बनते हैं बेसिकली क्या है, आपका कंडेंसेशन के थ्रू बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो आपका एयर है, ठीक है, वो एयर जाकर नीचे से आपका मूव होता है, ठीक है, लाइटर एयर ऊपर की तरफ मूव करता है और यहाँ पर जाकर क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है। कलेक्ट होने के बाद उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर्स जो है बेसिकली, वेपर्स वो कन्वर्ट हो जाते हैं इन ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, ठीक है। और वो ड्रॉपलेट्स जो है वो धीरे धीरे कंडेंस होते होते क्लाउड का फॉर्मेशन बनाते हैं, ठीक है। तो बादल बनने की प्रक्रिया, क्लाउड मतलब बादल, बादल बनने की प्रक्रिया में क्या आता है, कंडेंसेशन का प्रोसेस आपको देखने को मिलता है। और इवोपरेशन कहाँ होता है, इवोपरेशन जो है आपका जो सरफेस से, वाटर सरफेस से या वाटर समुद्र या आपका रिवर या ओशियन, कहीं से भी जो वाटर का लॉस होगा उसके सरफेस से, उस प्रक्रिया को कहते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंडेंसेशन। अब देखिए इसमें एक टर्म है नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट। देखिए जो नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो प्रत्येक डिक्रीज इन टेम्परेचर, एक्चुअली 1 डिग्री डिक्रीज इन टेम्परेचर, एक इन्वायरमेंट के अंदर जो एटमॉस्फेयर उसके अंदर 1 डिग्री टेम्परेचर का जो गिरावट होगी वो कितने मीटर हाइट एल्टीट्यूड पर होगी, मतलब 166 मीटर 166 मीटर हाइट पर अगर जो जितना ज़्यादा आप जाएंगे, जैसे ये आपका जीरो लेवल है, तो इस जीरो लेवल से 166 मीटर की हाइट पर आप जाएंगे जब, तो आपका जैसे यहाँ पर मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, तो यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको कितना टेम्परेचर मिलेगा, 39 डिग्री सेल्सियस। और ऊपर जाएंगे 166 मीटर की हाइट पर, तो आपको यहाँ टेम्परेचर मिलेगा 38 डिग्री सेल्सियस। देखिए जितना आप ऊपर जाएंगे, हाइट गेन करते जाएंगे, पर डिग्री सेल्सियस में गिरावट आएगी, और उसके लिए जो डिस्टेंस रहेगी वो रहेगी 166 मीटर। तो ये कहलाता है आपका नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो जो ये दिया हुआ है एक्चुअली, इसमें से जो करेक्ट आंसर है इसका वो है आपका देवरिया ताल और तहरी, ठीक है, देवरिया ताल तहरी, ठीक है। तो जो करेक्टली आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जो इनकरेक्ट है बेसिकली मैच वो है, तो देखिए एक्चुअली जो देवरिया ताल है ये कहाँ पर है, ये आपका सिचुएटेड है रुद्रप्रयाग के अंदर, रुद्रप्रयाग के अंदर ये सिचुएटेड है, रुद्रप्रयाग जो उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। और इसकी जो हाइट है इस ताल की, बेसिकली लेक है, ताल का इन द सेंस की ये लेक की बात कर रहा है, इसकी जो कितनी हाइट पर है, मीन सी लेवल से 2438 मीटर की हाइट पर है ये आपका, इतना तहरी में नहीं है, ये रुद्रप्रयाग के अंदर है।
और फिर यहाँ पर दिया हुआ जो दोदी ताल जो है ये उत्तरकाशी के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर, और ये लगभग 3310 मीटर की हाइट पर है। ये आपकी बेसिकली क्या है, फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, जो आगे जाकर जो एस गंगा के नाम से बेसिकली जो दोदी ताल है, यहाँ से जो ऐशी गंगा जो रिवर है वो ओरिजिनेट होती है, जो कि आगे जाकर भागीरथी और गंगोत्री में जाकर मिलती है। ठीक है, दोदी ताल। और फिर ये है बेनीताल, बेदनी ताल। ठीक है, बेदनी ताल जो है ये आपका, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये देखने को मिलती है। ठीक है, और ये भी लगभग 3354 मीटर की हाइट पर है। और ये बसोकी ताल है, ये भी आपका कहाँ है, ये भी आपका रुद्रप्रयाग में देखने को मिलती है। तो ये करेक्टली मैच है, जो करेक्ट इनकरेक्ट मैच था वो हमारा ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर मीन सी लेवल पर देखने को मिलती है। बेसिकली कहाँ पर, केदारनाथ धाम जो है, केदारनाथ धाम वहाँ पर देखने को मिलती है। और ये 14,200 फीट की ऊंचाई पर देखने को मिलती है। ठीक है, ये फीट में है, बाकी सब हमने मीटर में बात करी। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द, इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर डी हो गया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन बी। वेयर इज द खातलिंग ग्लेशियर सिचुएटेड। जो खातलिंग ग्लेशियर है ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आपका तेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कहाँ पर, तेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, और ये किसका सोर्स है, बेसिकली जो ग्लेशियर है, खातलिंग ग्लेशियर, ये सोर्स है आपका, जो रिवर है एक भिलांगना रिवर। ठीक है, और मर्शलात, मस मसरताल और भिलांगना, ये जो रिवर्स है बेसिकली इनके लिए क्या है, ये एज अ सोर्स का काम करती है खातलिंग ग्लेशियर, जो कि आपका गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, देहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, और अगर इसकी एलिवेशन की हम बात करें तो ये पॉइंट जो है बेसिकली अप्रॉक्सीमेट 3000 मीटर की हाइट पर है। ठीक है, और माउंटेनियस पीक में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर जो हम कुछ और ग्लेशियर्स की बात करें जो उत्तराखंड के अंदर हैं, ठीक है, एक तो ये ग्लेशियर जो है खातलिंग ग्लेशियर, और कुछ और ग्लेशियर्स की बात करें तो आपका होता है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, कौन सा, गंगोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, एक यमुनोत्री ग्लेशियर की भी हम बात करते हैं, यमुनोत्री ग्लेशियर। और एक का मिलाम मिलाम ग्लेशियर देखने को मिलता है, रालम ग्लेशियर, ये भी आपका उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, और एक है दूनागिरी ग्लेशियर। ठीक है, तो ये कई सारे ग्लेशियर्स हैं जो उत्तराखंड के अंदर सिचुएटेड हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईस्टर्न धौली गंगा और पूर्वी धौली गंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। जो धौली गंगा है ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी, बेसिकली ईस्टर्न धौली गंगा, उसके बारे में पूछा गया है। तो ये काली रिवर की ट्रिब्यूटरी है, काली रिवर। ठीक है, और काली रिवर जो है ये कहाँ पर बहती है, ये बहती है आपकी धर्मा वैली के अंदर, धर्मा वैली पिथौरागढ़ में, पिथौरा पिथौरागढ़ के अंदर। ठीक है, धर्मा वैली पिथौरागढ़ के अंदर ये काली रिवर जो है आपकी ये फ्लो होती है। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड हैज बीन इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम 2016 के अंदर, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पेपर 2016 का ही है, तो उसी टाइम की जो स्कीम है उसके बारे में पूछा गया है कि कौन सा नेशनल पार्क है जिसको टाइगर रिजर्व अनाउंस किया गया है। तो वो था राजाजी नेशनल पार्क। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, और ये अनाउंस किया गया था 2015 के अंदर। क्लियर, अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इसको जो नेशनल पार्क को है एज अ टाइगर रिजर्व भी अनाउंस किया गया। ठीक है, और ये सिचुएटेड है कहाँ पर, जो शिवालिक रेंज है और इंडिया गंगेटिक प्लेन है उसके बीच में ये नेशनल पार्क आपका सिचुएटेड है। ठीक है, जिसमें गंगा और सोंग रिवर जो है फ्लो करती है इस नेशनल पार्क से। गंगा रिवर और सोंग नेशनल पार्क जो है वो, सोंग रिवर, ये दोनों आपकी इस नेशनल पार्क से स्प्रेड आउट करती हैं। और बेसिकली जो नेशनल पार्क है राजाजी नेशनल पार्क, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, एक आपका हरिद्वार, देहरादून और पूर्वी गढ़वाल रीजन में ये फैला हुआ है। ठीक है, और उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड के अंदर जो ये कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसे कहते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भी आपको उत्तराखंड के अंदर ही है। और ये इसको जो नेशनल पार्क का दर्जा है वो कब मिला था, 1973 के अंदर। ठीक है,
और अगली हमने बात करी प्रोजेक्ट टाइगर की। तो एक्चुअली टाइगर प्रोजेक्ट जो है, इसको मैनेज करने का जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, उसका नाम भी कई बार पूछा जाता है, तो वो होती है एनटीसीए। जो टाइगर प्रोजेक्ट्स या टाइगर रिजर्व है बेसिकली, उनको जो मैनेज करने वाला या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है वो, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कहते हैं इसे, ठीक है। ये इसको एडमिनिस्टर करती है इन सभी प्रोजेक्ट्स को। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इन उत्तराखंड कालीसौर लैंडस्लाइड जोन। जो कालियासोर लैंडस्लाइड जोन है, वो कहाँ पर, किस जोन के बीच में, किन एरियाज में देखने को मिलता है। तो ये देखने को मिलता है आपका श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर एंड रुद्रप्रयाग के बीच में ये देखने को मिलता है, ठीक है। और ये कहाँ पर लाई करता है, बेसिकली लाई करता है जो गढ़वाल जो हिमालयन रेंज वहाँ पर ये देखने को मिलता है। और इसके लिए जो बेसिकली जो कौन सा लैंडस्लाइड की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये लैंडस्लाइड का कंसिडरेशन हम जो कनेक्टिविटी के साथ है उसके साथ ही लेते हैं। तो जो NH आपका 58A है, 58 नेशनल हाईवे 58, जो कनेक्ट करता है किसको, रुद्रप्रयाग और श्रीनगर। देखिए श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला नहीं है, ये उत्तराखंड के अंदर भी एक जगह है श्रीनगर। उसको कनेक्ट करने वाली जो रोड है वहाँ पर ये लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। और इस रोड की जो हाईवे है, इसके किनारे कौन सी रिवर बहती है, उसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा रिवर जो है फ्लो करती है, लेफ्ट बैंक है बेसिकली इस जो आपका लैंडस्लाइड जोन है ये, ठीक है। और ये जो रिवर है बेसिकली, जो अलकनंदा रिवर है यहाँ पर जो फ्लो करती है, वो किस टाइप की वैली बनाती है, ये वी शेप्ड वैली बनाती है, वी शेप्ड। क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो अलकनंदा रिवर है वो किस टाइप की शेप बनाती है, ये वी शेप्ड वैली बनाती है, ठीक है। जो एक्चुअली ये जो लैंडस्लाइड जोन है कालियासो काली कालियासुर कालियासुर लैंडस्लाइड जोन है बेसिकली, जो ये नाम है इसका, तो इसको रिकॉग्निशन मिली थी कब, 1920 के अंदर, ठीक है, एट रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसोसिएशन शोज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेंचुरीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट लोकेशन इन उत्तराखंड। वेस्ट टू ईस्ट मतलब पश्चिम से लेके ईस्ट तक, वेस्ट से ईस्ट तक में जो सीक्वेंसिंग बतानी है, कौन पहले वेस्ट में पड़ता है, फिर उसके आगे, फिर इस तरीके से सीक्वेंसिंग आपको बतानी है। तो देखिए सबसे पहले आपका पड़ता है, इन ऑप्शंस की हम बात करें तो सबसे पहले आपका पड़ेगा केदारनाथ, फिर नंदा देवी एंड फिर बीनसर एंड अस्कोट, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। अब बात करें अगर जो हम इंडिविजुअल की, जो केदारनाथ है, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो लोकेट करती है कहाँ पर, रुद्रप्रयाग के अंदर, रुद्रप्रयाग के अंदर ये लोकेटेड करती है। एंड चमोली, रुद्रप्रयाग और चमोली डिस्ट्रिक्ट इन दोनों जगहों में आपका केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है स्प्रेड आउट है। और ये इस्टेब्लिश हुई थी कब, 1972 के अंदर, ठीक है, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये बेसिकली जो मंदाकिनी रिवर है और जो अलकनंदा रिवर है उसके ऊपरी हिस्से में ये देखने को मिलती है, उस एरिया में बेसिकली ये स्प्रेड है। फिर हम बात करें नंदा देवी नेशनल पार्क की, ठीक है। नंदा देवी, कहीं भी अगर जो नंदा देवी आपको नाम सुनाई दे तो समझ जाइए उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। तो नंदा देवी नेशनल पार्क जो है ये आपका मोस्टली जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है। और इसकी स्थापना बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट या इसको अनाउंस किया गया था कि एज अ नेशनल पार्क, वो है 1982 के अंदर, ठीक है। और जो नंदा देवी नेशनल पार्क है इसे वर्ल्ड यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो स्नो लेपर्ड है और हिमालयन ब्लैक डियर, मस्क डियर, ठीक है, ये सब देखने को मिलते हैं। मतलब ये उनके लिए बेसिकली क्या है, नेचुरल हैबिटेट है। और फिर हम बात करें बिनसार नेशनल पार्क, ठीक है, सॉरी बिनसार नेशनल पार्क नहीं है, बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये सेंचुरी है जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, वहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। और फिर ये अस्कोट जो है ये बेसिकली क्या है, डियर सेंचुरी बेसिकली ये इसके लिए डियर्स जो होते हैं हिरन, उनके संरक्षण के लिए पर्टिकुलरली एरिया जो है अलोकेटेड है। अस्कोट मस्क डियर के नाम पे सेंचुरी एस्टेब्लिश की गई थी। यह कब गई थी, 1987 के अंदर, ठीक है। और ये कहाँ पर है, पिथौरागढ़ के अंदर, जो आपका पिथौरागढ़। अभी देखिए पिथौरागढ़ कहाँ है, देखिए ये आप अभी पहले जो हमने बात करी
सबसे पहले केदारनाथ, ये आपका अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर के आसपास की बात कर रहे हैं, तो मतलब कंप्लीट वेस्टर्न वाला पार्ट हो गया। फिर नंदा देवी आपका पड़ता है यहाँ पर, फिर बिनसार, और ये ईस्टर्न में मतलब जो यूपी और उत्तराखंड का जो बॉर्डर वाला एरिया है वो क्या है, पिथौरागढ़। तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, अशकोट मस्क डियर सेंचुरी। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है मैच ऑफ द फॉलोइंग है, द्वाब के बारे में बात की गई है और रिवर के बारे में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अब देखिए करेक्ट आंसर की बात करें, बेसिकली मैचिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले जो बिस्ट द्वाब है, बिस्ट द्वाब, ठीक है, तो जो बिस्ट द्वाब है ये ब्यास रिवर और सतलुज रिवर के साथ बनता है। देखिए ब्यास और सतलुज कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 इसके साथ मैच होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में बनता है द्वाब। द्वाब बेसिकली क्या होता है, एक फर्टाइल लैंड होता है। जैसे आपका देखिए ये गंगा निकली गंगोत्री से, यहाँ से निकली यमुनोत्री से यमुना, और फिर ये कहाँ मिल गई, प्रयागराज में। ठीक है, तो ये जो दो रिवर्स के बीच में जो फर्टाइल लैंड होता है, ठीक है, ये क्या काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, ठीक है, इन दो रिवर्स के बीच में, और इसके इधर का भी थोड़ा सा एरिया, थोड़ा सा इधर का एरिया, तो ये कहलाता है आपका बेसिकली जो दो रिवर्स के बीच का जो फर्टाइल लैंड है उसे कहते हैं द्वाब। तो जो बिस्ट द्वाब है वो ब्यास रिवर और सतलुज रिवर्स के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, फिर जो बरी द्वाब है, बरी द्वाब आपका रावी और ब्यास के बीच में, देखिए रावी और ब्यास का है, ऑप्शन नंबर बी है ना, सेकंड ऑप्शन, रावी और ब्यास के बीच में। और रचना द्वाब जो है आपका चंबल रिवर और झेलम के बीच में, मतलब सी का फोर्थ पार्ट। और चाग द्वाब जो है आपका रावी और चनाब के बीच में। देखिए कौन सा करेक्टली मैच बन रहा है, तो फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड का बन रहा है, देखिए फर्स्ट का थर्ड है आपका, फिर सेकंड का सेकंड, थर्ड का फोर्थ, देखिए यहाँ पर नहीं बन रहा है, एक्चुअली नीचे बनेगा। अगर जो हम इसकी बात करें तो ए का क्या हो गया, थर्ड हो गया, बी का हो गया आपका एंड सेकंड पार्ट, सी के साथ बनता है आपका फोर्थ, और ए के साथ बनता है फर्स्ट। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन रहेगा 4-2, नहीं सॉरी 3-2-4-1। ठीक है, तो ये रहेगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द हॉट स्पॉट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। हॉट स्पॉट का मतलब हो गया कि देखिए हॉट स्पॉट होता है ना कि ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत सारी वेराइटी या बहुत सारे स्पीसीज या बहुत सारी चीज़ें आपको मिले, है ना। देखिए मोबाइल इंडस्ट्री के टर्म में एक स्टोर चालू हुआ था काफ़ी टाइम पहले, मतलब आज से 5-6 साल पहले, हॉट स्पॉट नाम से, हॉट स्पॉट। ठीक है, हॉटस्पॉट में क्या था कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के जो मोबाइल फ़ोन्स है वहाँ पर अवेलेबल हुआ करते थे। तो ये वही है, बायोडाइवर्सिटी के टर्म में हम बात कर रहे हैं। तो हॉटस्पॉट वो ऐसा प्लेस जहाँ पर काफ़ी सारी जो स्पीसीज़ हैं, ठीक है, वो आपको देखने को मिलती हैं। तो वो एरिया है आपका वेस्टर्न घाट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वेस्टर्न घाट जो है, वहाँ पर कई सारी स्पीसीज़ जो है वो आपको प्लांट्स की और एनिमल्स की लाइफ जो है वो देखने को मिलती है, जो कि भी अंडर थ्रेट है फ्रॉम द ह्यूमंस, क्योंकि देखिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो क्या है, अंडर थ्रेट में है करंट टाइम पर। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर हम बात करें अगर जो नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द कोपेन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, कोपेन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अगर जो हम बात करें, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सुटेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया इंक्लूडिंग नॉर्थ बंगाल। तो इनमें से कौन सा जो है करेक्ट आंसर रहेगा बेसिकली। ठीक है, ये पूछा गया इसमें कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो नॉर्थ बंगाल का पार्ट है उसके लिए सुटेबल क्लासिफिकेशन या डिस्क्रिप्शन कौन सा रहेगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 4, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ ड्राई, CWG। ठीक है, CWG इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस मच। ठीक है, मानसून, देखिए CWG का मतलब क्या होता है इसमें, ये होता है आपका मानसून टाइप विद ड्राई विंटर, मानसून टाइप विद ड्राई विंटर। ठीक है, मानसून होगी मगर जो सर्दियाँ होंगी वो कैसी रहेंगी, सूखी रहेंगी। तो इसमें मोस्टली जो आपका गंगा वाला पार्ट है, प्लेन गंगा पार्ट है, ईस्टर्न राजस्थान, असम, मालवा, प्लेट्यू, ये सब जो है एरियाज इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ब्रह्मगिरी हिल्स, देखिए सोर्स के बारे में बात किया होगा, फिर उनकी रिवर है वो कौन से रिवर्स में फ्लो होती है बेसिकली, ये पूछा गया इसमें। मैच ऑफ द फॉलोइंग है आपका ये। तो जो ब्रह्मगिरी हिल्स है ये कहाँ पर आपका सिचुएटेड है, ब्रह्मगिरी हिल्स जो है आपकी
कावेरी रिवर जो है वहाँ पर देखने को मिलती है, कावेरी रिवर के पास। और वेरे वेरीनाग स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब एक तरीके से झरना होता है ये। तो स्प्रिंग जो है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है झेलम रिवर पर। और महाबलेश्वर, ये कहाँ पर, महाबलेश्वर जो आपका टूरिस्ट स्पॉट है, और कुछ कई सारी रिवर्स का आपका ओरिजिन होती है यहाँ से, महाबलेश्वर से, वो है कृष्णा रिवर। ठीक है। और छोटा नागपुर प्लेटू जो है वो किसके साथ मैच करता है, ये मैच करता है सुबर नेरखास के साथ, सुबर नेरखा के साथ। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द पेनिसुलर इंडिया। अब देखिए पेनिसुलर इंडिया क्या होता है, जो आपका जस्ट मिनट, इसको थोड़ा क्रब कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर है बी। तो ये आपका गुजरात वाला एरिया है। ठीक है। फिर ये साउथ इंडिया है, फिर ये इस तरीके से वेस्ट बंगाल, और फिर इधर। ठीक है। तो बेसिकली पेनिसुलर इंडिया का आपका बात कर रहे हैं, इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, जो आपका ये मोटा मोटा साउथ इंडिया वाला पार्ट है। तो ये साउथ इंडियन रीजन में सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, ये पूछा गया है। तो यहाँ की जो सबसे बड़ी रिवर है वो है आपकी गोदावरी, और गोदावरी की जो लेंथ है वो है 1465 किलोमीटर। नौ पूरे इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया की गंगा जो रिवर है वो सबसे बड़ी रिवर है, जो कि 2525 किलोमीटर की आपकी होती है। ठीक है, क्लियर। और जो गोदावरी है, गोदावरी को एक और नाम से जाना जाता है दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है किसको, गोदावरी रिवर को। ठीक है। और देखिए इसमें दो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है कि, थोड़ा चेंज कर लेते हैं कलर। तो जो रिवर्स आपकी वेस्ट फ्लोइंग है, वेस्ट फ्लोइंग कौन सी रिवर है इसमें, देखिए नर्मदा, नर्मदा रिवर जो है वेस्ट फ्लोइंग है, वो क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। ठीक है। और बाकी गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ये सारी क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, और ये जो आपकी नर्मदा थी ये आपकी अरब सागर में गिरती है। तो ये तो एस्चुरी बना रही है, बाकी जितनी भी रिवर्स आपकी ईस्ट साइड में गिरती हैं वो क्या बनाती हैं, डेल्टा। ठीक है, डेल्टा। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर है, सुंदरबन डेल्टा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो है विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एक्सटेंड ऑफ इरिगेशन। सबसे ज़्यादा इरिगेशन जो है इन परसेंटेज के बारे में बात करी गई है कि किस स्टेट में देखने को मिलती है। ठीक है। अगर जो हम बात करें इन ऑप्शंस में से, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इरिगेशन जो है पंजाब के अंदर होती है, सबसे ज़्यादा। ठीक है। तो पंजाब इज द टॉप इन टर्म्स ऑफ अंडर इरिगेशन, जिसमें 98% जो है, 98% ऑफ जो क्रॉप्स है वो इरिगेशन के थ्रू जाती हैं, अंडर इरिगेशन में रहती हैं। ठीक है। और जो हम बात करें कि रेस्ट ऑफ द इंडिया की बात करें, तो जो मोस्टली इंडिया का 50% पार्ट है, 51% अप्रोक्सीमेटली, वो रेनफॉल पर डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, क्लियर। और ये जो रेनफॉल सॉरी जो इरिगेशन है, बेसिकली इरिगेशन की बात करें तो इरिगेशन में जो ट्यूबवेल से जो सबसे ज़्यादा इरिगेशन होती है वो किससे होती है, ट्यूबवेल से, जो कि 46% के आसपास जो है इरिगेशन थ्रू ट्यूबवेल से होती है, और 24% के आसपास जो कैनाल के आसपास कैनाल से होती है, और जो बाकी अदर डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द परसेंटेज उनमें डिवाइडेड रहता है। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच, ये तो हो गया आपका इरिगेशन। इंडियन सैटेलाइट सीरीज विच इज़ बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन के लिए बेसिकली कौन सी सैटेलाइट को जो है वो यूज़ किया जाता है। तो कम्युनिकेशन के लिए जो है आपकी सैटेलाइट जो यूज़ की जाती है उसे कहते हैं इनसेट। ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम कहा जाता है इसे। एंड आईआरएस एक टर्म होता है, आईआरएस। ठीक है, आईआरएस का मतलब होता है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो कम्युनिकेशन के लिए कौन सी सैटेलाइट यूज़ की जाती है, आपकी इनसेट। ठीक है। और इसकी जो शुरुआत की गई थी, ये की गई थी 1983 से। और ये मल्टीपर्पज़ सैटेलाइट है बेसिकली, जो टेलीकम्युनिकेशन, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन या और बहुत सारे डाटा को प्रोवाइड करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री क्या है बेसिकली, ये पूछा गया है। तो देखिए दक्षिण गंगोत्री जो है ये आपका क्या है, ये है इंडियन स्पेस रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। जो अंटार्कटिका वाला रीजन है, जो अंटार्कटिका, देखिए अंटार्कटिका कहाँ है, ये अर्थ है आपकी, ऊपर वाला पार्ट है आर्कटिक, और नीचे वाला जो पार्ट है, नीचे साउथ पोल, ही है अंटार्कटिका।
अंटार्कटिका। तो यहाँ पर जो एक रिसर्च स्टेशन है, इंडियन रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका के अंदर, उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। और दूसरी बात करें, अगर जो हम सेकंड चीज़ की बात करें, तो एक है आपका हिमाद्री नाम से, हिमाद्री हिमाद्री रिसर्च स्टेशन है बेसिकली। ये आपका नॉर्वे में पड़ता है, नॉर्वे में। ठीक है, ये और नॉर्वे कहाँ पर पड़ेगा, ये आपका आर्कटिक वाले जो जोन में है, नॉर्थ पोल की तरफ, वहाँ पर एक रिसर्च स्टेशन है इंडिया का। ठीक है, और साउथ में जो अंटार्कटिका है, यहाँ पर एक और है। एक तो आपका हो गया ये दक्षिण गंगोत्री, दूसरा नाम है मैत्री। मैत्री नाम का जो रिसर्च स्टेशन है, जिसको हम कहते हैं कि फ्रेंडशिप रिसर्च सेंटर, जो इंडिया का सेकंड परमानेंट रिसर्च सेंटर है अंटार्कटिका के अंदर। देखिए, फर्स्ट तो आपका यही था दक्षिण गंगोत्री, और सेकंड जो परमानेंट है वो है आपका मैत्री अंटार्कटिका के अंदर। जो आर्कटिक के अंदर है वो है हिमाद्री। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सी कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इज नोन एज, जो तमिलनाडु का सी कोस्ट है उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है कोरोमंडल। देखिए कोरोमंडल, इस थोड़ा क्लीन करते हैं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कोरोमंडल। देखिए ये जो आपका मैप वाला है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो तमिलनाडु और प्लस ये आंध्रा वाला, ठीक है, ये पूरा एरिया क्या कहलाता है, कोरोमंडल कोस्ट कहता है, कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है। ठीक है, और ये जो केरला का एरिया है इसे कहते हैं मालाबार, मालाबार कोस्ट, दैट इज ऑफ केरला। जो कोनकन एरिया है, कोनकन आपका जो महाराष्ट्र गोवा वाला जो पार्ट है, इसे कहते हैं कोनकन कोस्ट। ठीक है, और सिरकार कोस्ट, देखिए ये होता है जो, ये बेसिकली जो उड़ीसा का पार्ट है, उत्कल कोस्ट, या फिर आपका नॉर्दर्न सरकार, सिरकार नाम से नॉर्दर्न सिरकार कोस्ट कहा जाता है आपका, जो उड़ीसा वाला जोन है बेसिकली। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कोरोमंडल कोस्ट, तमिलनाडु कोस्ट को कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ग्रुप ऑफ स्टेट रिसीव्स वाटर फ्रॉम द भाखरा नंगल प्रोजेक्ट। जो भाखरा नंगल प्रोजेक्ट है, डैम है बेसिकली, वहाँ से किन किन स्टेट्स को आपका वाटर जाता है। तो उसमें से आपका जो हरियाणा है आपका, एक तो पंजाब है, और दूसरा देखिए हरियाणा पंजाब वाला ऑप्शन कहाँ है, हरियाणा और पंजाब और साथ में राजस्थान आ रहा है ना। ठीक है, तो हिमाचल नहीं है, हरियाणा पंजाब और आपका राजस्थान रहेगा, राइट, राजस्थान रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भाखरा इज अ कॉन्क्रीट, बेसिकली कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है, जो भी कहाँ पर सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा पंजाब और राजस्थान के अंदर भाखड़ा नंगल डैम का जो पानी है वो रिसीव होता है। और ये एक्चुअली आपका जो बिलासपुर जगह है, बिलासपुर, ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ वाला नहीं है, ये आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर एक जगह है बिलासपुर, वहाँ पर बना हुआ एक ग्रेविटी डैम है। ठीक है, जो कि लगभग आई थिंक 518 मीटर 518 मीटर लंबा है, लॉन्ग है, और हाइट की बात करें तो 226 मीटर की हाइट है। और ये किस रिवर पर है, सतलुज रिवर पर, सतलुज रिवर पर बना हुआ है ये भाखड़ा नंगल डैम। ठीक है, और ये बेसिकली क्या है, मल्टीपर्पज़ डैम है। ठीक है, जिसमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो रही है, वाटर सप्लाई भी हो रहा है, इरीगेशन पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा पंजाब और राजस्थान के अंदर इसका पानी जो है स्प्लिट रहता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट। देखिए राज्य के जो सीएम होता है उसको जो गवर्नर अपॉइंटमेंट करता है। देखिए आपने देखा होगा कि सीएम को जो शपथ दिलाने का कार्यक्रम है, शपथ ग्रहण वाला कार्यक्रम, वो कौन दिलाता है, उस स्टेट का गवर्नर। तो ये पूछा गया किस आर्टिकल में ये बात कही गई है, तो वो आर्टिकल है 164। 164 नंबर का जो आर्टिकल है, इसमें चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, और उसी के द्वारा जो है वो शपथ दिलाई जाती है। और ठीक है, चीफ मिनिस्टर को तो शपथ दिलाते ही हैं, साथ में क्या है, जो अदर मिनिस्टर्स हैं, जो बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, उसको भी शपथ दिलाई जाती है गवर्नर के द्वारा। ठीक है, क्लियर। और अगर जो हम बात करें यहाँ पे देखिए 163 जो है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द एडेड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है बेसिकली जो बनेगी मंत्री परिषद, वो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर बनेगी, और किसके निर्देश, मतलब कौन उसको लीगलाइज करेगा, वो कौन करेगा, गवर्नर। तो उसके बारे में बात करी जाती है 163 नंबर आर्टिकल में। ठीक है, और अगर जो आपका यहाँ पर देखिए 66 वाला जो आर्टिकल है,
ठीक है, 166 आर्टिकल ये क्या करता है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है। और जो एक आर्टिकल होता है 67, ठीक है, तो 167 जो आर्टिकल है वो चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज़ के बारे में, ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर एज फॉरवर्डेड बाय द गवर्नर के द्वारा जो बताए गए निर्देश है उनको पालन करने के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 164। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं कि हाउ मेनी लोकसभा सीट्स इन द उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंदर लोकसभा सीट्स कितनी हैं, ये पूछा गया है। तो देखिए अगर जो हम बात करें तो रिसेंटली जो इलेक्शन हुए थे लोकसभा के वो कब हुए थे, 2019 के अंदर। तो उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं 37 क्वेश्चन में। तो उसके अकॉर्डिंग क्योंकि अभी देखिए कोई भी डिलिमिटेशन कमीशन की कोई रिपोर्ट आई नहीं है, मे बी इन फ्यूचर आ सकती है, वो बात अलग है, बट एट प्रेजेंट जो है लोकसभा की 5 सीटें हैं पूरे उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, 5 सीटें। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन कौन सी हैं ये भी समझ लीजिए। पहली तो एक है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा जो रीजन है बेसिकली, ठीक है, और एक है गढ़वाल रीजन, नैनीताल रीजन, हरिद्वार और तहरी गढ़वाल, तहरी गढ़वाल, ये 5 जोन हैं, पांचों जगह ये बेसिकली क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी उत्तराखंड की। और सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एमपीज होते हैं लोकसभा सीट की, वो कहाँ पर होते हैं, वो है उत्तर प्रदेश के अंदर 80। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर होते हैं 80 होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी 5 लोकसभा सीटें। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने ये वाला कर लिया था। फिर हम बात कर रहे हैं हाउ मेनी नॉमिनेटेड मेंबर्स आर देयर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तराखंड। जो उत्तराखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं, उसके अंदर कितने लोग नॉमिनेट किए जाते हैं। अब नॉमिनेट कौन करेगा, देखिए ये स्टेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ नॉमिनेशन का काम कौन कर रहा है, गवर्नर, और सेंटर में कौन नॉमिनेशन का काम कौन करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो कितनी सीट्स जो है वो नॉमिनेशन के लिए रखी गई हैं, रिजर्व रखी गई हैं, वो है सिर्फ एक सीट, एक सीट है। ठीक है, एज पर 2016 में जो आंकड़ा था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर। और जो उत्तराखंड का लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी जो फाउंडेशन रखी गई थी, मतलब इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये हुई थी 14 फरवरी 2002 के अंदर। क्योंकि देखिए 2000 के अंदर तो उत्तराखंड आपका उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, और इस डेट में इसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी फाउंडेशन रखी गई थी। ठीक है, और इसमें जो टोटल स्ट्रेंथ है असेंबली की, मतलब जो एमएलएस की संख्या है वो कितनी है, टोटल 70 है। और अभी मेंबर ऑफ लोकसभा के बारे में बात कर ली हमने, कितनी थी, 5 है, 5 है मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, अब देखिए ये तो 2000 स्टार्टिंग में थी, बट इसमें 1+1 भी रहती है, और ये +1 वाली कौन सी है, ये वही वाली है जो एंग्लो इंडियंस वाली कम्युनिटी की है, जो 1 सीट जो है वो की जाती है, नॉमिनेट की जाती है। बट देखिए 16 का क्वेश्चन है, बट अगर जो अब क्वेश्चन आएगा तो अब आपके लिए आंसर रहेगा 70। क्यों, क्योंकि 2019 में जो एक्ट आया था एक, ठीक है, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 का था, जिसके अंदर जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की जो सीट्स है जिसको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, उसको क्या कर दिया गया, रिपील कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया फ्रॉम स्टेट, आइदर स्टेट और सेंटर, दोनों लेवल पर। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये कहाँ पर है आपका, मसूरी। देखिए हम यूपी पीसीएस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये है यूपीएससी के कैंडिडेट जो सेलेक्ट होते हैं उनका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ पर है, मसूरी के अंदर है। ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं LBS लप्सना। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में प्रोनाउंस करता हूँ लप्सना। ठीक है, लप्सना, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट है सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का, जिसकी स्थापना की गई थी 1958 के अंदर। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द चेयरमैन ऑफ उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए जब ये क्वेश्चन आया था उस टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो जो उत्तराखंड के पब्लिक सर्विस कमीशन थे, कमिश्नर थे बेसिकली, वो कौन थे, एपी नवानी, एपी नवानी। ठीक है, और उत्तराखंड के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है बेसिकली इसके बारे में जिस आर्टिकल में बात करी गई है स्टेट पीसीएस के बारे में बेसिकली, तो वो आर्टिकल है 315 नंबर का। ठीक है, आर्टिकल 315 के अंदर इसके बारे में बात करी गई, अपॉइंटमेंट और
टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ यूपीएससी एज वेल एज द स्टेट पीसीएस, इनके बारे में जो बात करी गई है 316 के अंदर बात करी गई है, ठीक है। और 317 जो है रिमूवल एंड द सस्पेंशन ऑफ द मेंबर्स बोथ फॉर द यूपीएससी एंड द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सब के बारे में 317 में बात करी गई है, ठीक है। और एक आर्टिकल आता है इसी में साथ में 318 नंबर का, जिसमें पावर्स ऑफ द रेगुलेशन ऑफ द स्टाफ मेंबर्स फॉर द बोथ द पब्लिक सर्विस कमीशन आइदर फॉर द यूपीएससी और द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात करी गई है, ठीक है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है 319 नंबर का आर्टिकल जो है वो किसके बारे में बात करता है, वो बात करता है कि प्रोहिबिशन ऑफ होल्डिंग ऑफ ऑफिस बाय द मेंबर्स ऑफ द कमीशन अपॉन सीजिंग ऑफ सच मेंबरशिप, ठीक है। मतलब कोई भी मेंबर आपका जो है कोई प्रॉफिट ऑफ ऑफिस जो है होल्ड नहीं कर सकता जब वो मेंबर एज अ पब्लिक सर्विस कमीशन के कमेटी का मेंबर है या बोर्ड का मेंबर है, ठीक है, तब। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एपी नवानी, ठीक है। और उसको अपॉइंट कौन करता है, बेसिकली चेयरमैन जो है किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसको अपॉइंट करता है गवर्नर। गवर्नर, और इसका जो टर्म है बेसिकली, अगर जो हम चेयरमैन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका जो टर्म है वो कितना होता है, 6 साल का या फिर 62 ईयर्स ऑफ एज, जो भी पहले अटेंड हो जाए, ठीक है, क्लियर। और इसका जो जितना भी खर्चा होता है बेसिकली जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लेडी गवर्नर ऑफ उत्तराखंड, जो पहली बेसिकली लेडी गवर्नर के बारे में पूछा गया है कि वो कौन है, वो है मिसेस मार्गरेट आल्वा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और जो इसकी गवर्नर थी वो कब थी, 2019 से, नॉट 2019, 2009 में, ठीक है। 2009 में ये फर्स्ट फीमेल गवर्नर बनी यहाँ की उत्तराखंड की, ठीक है। और फर्स्ट फीमेल तो बनी और साथ में ये क्या थी, फोर्थ गवर्नर थी कहाँ की, उत्तराखंड की, जब से उत्तराखंड बना उसके बाद से, ठीक है। और उसके बाद फिर एक और बनी, यहाँ पर आई थिंक नाम नहीं है उनका, ठीक है। बेबी रानी, नाम सुना होगा आपने, बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य जो है ये 7th गवर्नर बनी थी, ये सेकंड फीमेल गवर्नर थी उत्तराखंड के अंदर, जो कि 26 अगस्त 2018 से लेके सितंबर 2021 तक गवर्नर के पद पर रही थी, ठीक है। और यहाँ पर जो नाम दिया हुआ है कमला बेनीवाल, कमला बेनीवाल जो है ये 10th गवर्नर, ठीक है। कमला बेनी थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, जस्ट मिनट, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था मार्गरेट अल्वा। ये आपकी कौन सी, मैंने कौन सा बताया था, 4th नंबर की थी ना, राइट, हाँ, 4th गवर्नर थी उत्तराखंड की और फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी। और जो आपकी बेबी रानी मौर्य हैं ये 7th गवर्नर थी उत्तराखंड की, ठीक है। और यहाँ पर जो नाम है कमला बेनीवाल, कमला बेनीवाल जो है 10th गवर्नर थी मिजोरम की, फीमेल गवर्नर की बात, मतलब बेसिकली नॉट फीमेल, दैट्स ओनली गवर्नर की हम बात कर रहे हैं, 10th गवर्नर ऑफ मिजोरम, और फिर 18th गवर्नर ऑफ गुजरात, 11th गवर्नर ऑफ त्रिपुरा, ठीक है। कई जगह पे गवर्नर रह चुके हैं कमला बेनीवाल, ठीक है। और मृदुला सिन्हा जो है ये 17वीं गवर्नर थी, 17th गवर्नर रही है किसकी, गोवा की। और जो शीला दीक्षित है ये फॉर्मर सीएम रह चुकी हैं कहाँ की, दिल्ली की, बेसिकली फॉर्मर सीएम। और बात करें तो 6th सीएम रही है, 6th सीएम, और इन्होंने 3 बार ऐसा सीएम का पद संभाला है दिल्ली के अंदर, ठीक है। और ये 20th 20वीं सीएम थी कहाँ की, केरला में, ठीक है। आफ्टर जब कांग्रेस पार्टी हार गई थी 2013 में, तो उसके बाद फिर इन्हें 14 में कहाँ भेज दिया गया था, केरला का सीएम बनाकर, सॉरी नॉट गवर्नर बनाकर, नॉट सीएम, गवर्नर बनाकर, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मार्गरेट अल्वा। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स आर कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रमोट यूनिटी अमंग्स डाइवर्सिटी, ठीक है। भिन्नता में अनेकता, ठीक है, मतलब भिन्नता में एकता, नॉट अनेकता, भिन्नता में अनेकता, इसके बारे में बात कर रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें उसमें इंडियन फेडरल सिस्टम में जो है उसके अंदर बात करी जाती है। कौन से इंस्टीट्यूट है बेसिकली वो, देखिए इसमें जो जितने भी इंस्टीट्यूट हैं तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। जो इंटर स्टेट रिलेशंस है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, फाइनेंस कमीशन, रीजनल काउंसिल, यूनिटरी जुडिशरी सिस्टम, ऑल इंडिया सर्विसेज, ये क्या है, भिन्नता, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स है बेसिकली। देखिए जो आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, ठीक है, ये बेसिकली किसके बारे में बात करती है, जैसे प्लानिंग के बारे में बात करता है, या मेन फंक्शन इस काउंसिल का है
कि ये ब्रिज बनाता है वैसे किसके बीच में, यूनियन गवर्नमेंट के बीच में, नीति आयोग के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जो इंटर स्टेट काउंसिल है ये ब्रिज का काम करता है, किसके बीच में, ब्रिज का काम करता है जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है प्लस स्टेट गवर्नमेंट है प्लस नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग, इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है, तालमेल बनाने का काम करता है इंटर स्टेट काउंसिल। फिर जो ये आपका इंटर स्टेट काउंसिल हो गई, नहीं सॉरी नॉट इंटर स्टेट, सॉरी ये बात करता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, बात करती है इस बारे में। जो इंटर स्टेट काउंसिल है, इंटर स्टेट काउंसिल बेसिकली क्या बात करता है कि ये ब्रिज बनाता है और कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करता है किसके बीच में, सेंटर प्लस स्टेट के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है, और मे बी स्टेट प्लस स्टेट के बीच में। फिर जो फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन का जो मेन काम है वो क्या करना है, जो बजट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया या डिक्लेयर किया भाई इतना पैसा हम खर्च मतलब है हमारे पास, तो उसको जो है डिस्ट्रीब्यूशन, जो टैक्स आया बेसिकली, जो टैक्स कलेक्ट हुआ उसको डिस्ट्रीब्यूट करना किसके बीच में, यूनियन या मतलब कह लीजिए सेंटर प्लस स्टेट के बीच में जो पैसा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम जो है वो मोस्टली फाइनेंस कमीशन करती है। ठीक है, और जो रीजनल काउंसिल है, रीजनल काउंसिल जो कोऑर्डिनेशन का काम करती है, कॉरपोरेशन का काम करती है बिटवीन डाइवर्सिटीज ऑफ द स्टेट्स के बीच में। मतलब ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा स्टेट है तो यहाँ पर कुछ कल्चरल डाइवर्सिटी, यहाँ पे कुछ कल्चरल डाइवर्सिटी, तो इन सब के बीच में तालमेल बनाने का काम करती है रीजनल काउंसिल। जो यूनिटरी जुडिशरी सिस्टम है ये क्या करता है बेसिकली, बोथ द यूनियन और स्टेट के लिए ये अप्लाई करता है। ठीक है, सारे क्या है यूनिटरी आपका जैसा सिस्टम इंटरकनेक्टेड है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है या सेशन कोर्ट होगा, वहाँ से फिर आपका हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो क्या है एक ही मतलब लाइन में चैनलाइज्ड है। ठीक है, और जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, इसको देखिए ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या है, इसको जो एक्चुअली क्या करता है, वर्किंग एट सेंटर दे गेन ग्रास रूट एक्सपीरियंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, वाइल वर्किंग। ठीक है, जब ये एक्चुअली जो ऑल इंडिया सर्विसेज है ये कुछ पार्ट इसका जो है वो फॉर द सेंटर वर्क करता है, कुछ पार्ट आपका स्टेट के लिए काम करता है। तो ये देख लीजिए ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं काम करने के, वैरायटी ऑफ द फील्ड्स हैं, डाइवर्सिटीज आपको देखने को मिल रही है। हर इंस्टीट्यूशन की अपनी अपनी क्वालिटीज़ है, वर्क है, वर्क पोर्टफोलियो बेसिकली, बट फिर भी ये क्या है, इंडिया को यूनाइट करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं, इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट जम्मू एंड कश्मीर गॉट अ स्पेशल स्टेटस। अब देखिए स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो कौन सा आर्टिकल है आपको पता ही होगा, 370, जो कि क्या कर दिया गया है, अब हटा दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। ठीक है, 370। और ये किस पार्ट में था बेसिकली, अगर जो हम पार्ट की बात करें तो ये आपका 21वें पार्ट, आई थिंक, हाँ राइट, 21वें पार्ट के अंदर ये लिखा गया था बेसिकली, जिसे 5 इंपॉर्टेंट डेट है, 5 अगस्त 2019 के अंदर 370 और 35A आर्टिकल जो है इसे क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल। जो ओबीसी का रिजर्वेशन है बेसिकली, जो अदर एक्चुअली देखिए ये क्या बेसिकली फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स में बात करी जाती है, एक आर्टिकल है आपका आर्टिकल 15। ठीक है, जो 15 है बेसिकली वो क्या बात करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, कम्युनिटी, इन सब चीज़ों पे बेस पे। बट यही आर्टिकल के अंदर भी कुछ प्रोविजन दिए गए हैं कि स्टेट जो है वो कुछ डिस्क्रिमिनेशन या कुछ रिजर्वेशन ला सकता है उन लोगों के लिए जो कम्युनिटीज़ बेसिकली क्या है, बैकवर्ड रह गई हैं। ठीक है, जो प्रमोट नहीं हो पाई ज़्यादा। ठीक है, तो उनके लिए तो ये बेसिकली क्या है, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे हिंदी में कहते हैं। तो उसके लिए जो आर्टिकल्स है वो है आपके 15 आर्टिकल, तो हमने बात ही कर ली। 15 का जो 4th पार्ट है वो, और 16 का 4th पार्ट, ये दोनों कॉम्बिनेशन में बात करते हैं किसके, आपके ओबीसी के बारे में। ठीक है, क्लियर। अब देखिए जो 15 है, ये 15 किस बारे में बात करता है, देखिए 15 जो है आपका ये बात करता है, तो आपको तो पता ही, हमने बात कर ली कि डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करता है, उसी से रिलेटेड कुछ क्लॉज के बारे में ये बात कर रहा है कि भाई देखिए जो डिस्क्रिमिनेशन तो 15 में हो गया, और जो पार्ट 4 है इसका, क्लॉज 4 है, इसमें ये कहा जाता है कि जो आपका गवर्नमेंट है वो पिछड़े हुए लोगों के लिए जो है एडिशनल प्रोविज़न या स्पेशल प्रोविज़न कर सकती है, उनको
और रिजर्वेशन दे सकती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर, उसके बारे में। और जो 16(4) है, 16(4) देखिए 16 क्या था, इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहा था, जो आर्टिकल 16 है। तो 16 में पब्लिक एम्पावरमेंट के अंदर जो है कुछ रिजर्वेशन पर्टिकुलर कास्ट या जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, इन सभी के लिए जो है उसके बारे में बात करता है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15(4) और 16(4). ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक रिलेट्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जो लाइफ और प्रोटेक्शन लिबर्टी के बारे में कौन सा आर्टिकल है, वो है आपका आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल नंबर 21 जो है ये ड्यूरिंग एमरजेंसी, जब एमरजेंसी लगी हो उस टाइम पर ये सस्पेंड नहीं हो सकता। बाकी सारे आपके आर्टिकल जो है वो सस्पेंड हो जाएंगे, बट ये जो है आर्टिकल आपका सस्पेंड नहीं होगा ड्यूरिंग द केस ऑफ एमरजेंसी। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सेपरेट शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन। देखिए शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन, जो अनुसूचित जनजाति हैं, ट्राइबल एरिया से, उनके लिए कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट की गई किस आर्टिकल के अंतर्गत। ठीक है, तो वो आर्टिकल था 338 ए। ठीक है, 338 ए के अंदर जो है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की का गठन किया गया। ठीक है, और इस कमीशन में बेसिकली एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है और 3 अदर मेंबर होते हैं। कुल मिला के इसमें 5 लोग हो जाते हैं। ठीक है, और इन सभी की अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, और इनकी कंडीशन और जो टेन्योर है वो सारी जो चीज़ें हैं वो एज पर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट की इच्छा पर है कि उनको कितने टाइम तक रखना है। कोई ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया है इसमें। ठीक है, एज पर द वो कहते हैं ना, एज पर द विल ऑफ, एज पर द इच्छा ऑफ प्रेसिडेंट, वो चेयरमैन या जो वाइस प्रेसिडेंट है या मेंबर जो है वो रह सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर देखिए हमने ये क्वेश्चन हो गया था हमारा, द डिमांड फॉर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, इज मेनली रिलेटेड टू। ठीक है, ये रिलेटेड है बेसिकली किससे, सिक्योरिटी काउंसिल से, जिसे हम कहते हैं यूएनएससी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, उससे संबंधित है ये आपका। ठीक है, और इसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, और वो 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं, आपका पहला तो आपका चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। ठीक है, ये आपके परमानेंट मेंबर्स हैं यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन विच ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम शार्क मीट वॉज ऑर्गेनाइज इन इंडिया। पहली बार भारत के अंदर जो शार्क की मीटिंग हुई थी। ठीक है, तो ये शार्क क्या होता है, शार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी एक्चुअली बेसिकली 1985 के अंदर। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, काठमांडू, नेपाल के अंदर देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर बेसिकली जो है शार्क में इनिशियली 7 मेंबर्स थे, 7 मेंबर कंट्रीज थी। और वो 7 मेंबर्स कंट्री कौन सी हैं आपकी, 7 थी पहले, उसके बाद 8 हो गई, एक और बढ़ गई थी लास्ट में जो बड़ी, वो अफगानिस्तान थी बड़ी। ठीक है, तो 8 मेंबर कंट्रीज जो है वो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, आपका मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, तो ये 8 कंट्रीज जो है वो मिलकर शार्क ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं। उसकी स्थापना हुई थी 1985 के अंदर, 85 में। और डेट की बात करें तो 8 दिसंबर की डेट थी। ठीक है, तो ये सब तो कई सारी चीज़ें हो गई इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो क्वेश्चन का इंडिया में बेसिकली कब हुई इसकी मीटिंग ये पूछा गया है। तो इंडिया में जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी वो 1986 के अंदर ये मीटिंग देखने को मिली थी शार्क की। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ईयर 1997 वर्ल्ड इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी, नॉट इकोनॉमिक, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस जो है 97 में वो कहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी, ये की गई थी कोयोटो। कोयोटो कहाँ पर है, जापान के अंदर, जापान के अंदर एक शहर है कोयोटो, वहाँ पर ये ऑर्गेनाइज की गई थी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कोयोटो, 3rd क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस थी ये 97 में
हुई थी। ठीक है, और जो यहाँ पर एक जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद जो एक क्योटो प्रोटोकॉल है, नाम सुना होगा आपने, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, ये अस्तित्व में कब आया था? 16 फरवरी 2005 के दौरान। ठीक है, 5 के दौरान ये एक्चुअली प्रोटोकॉल बनाया गया, क्योंकि देखिए इमिशन ऑफ जो हार्मफुल गैसेस जो आपकी ओजोन लेयर है उसमें जो एक छेद देखने को मिला, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट तो नहीं कर सकते बट जो इमिशन है, जो ओजोन गैस को गैस जो ओजोन लेयर है उसमें होल जो बढ़ता जा रहा है उसको कम करने के लिए, उसको और ज़्यादा ना बढ़े उसको रिड्यूस करने के लिए अ, उसके बारे में बात करें कि ताकि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस उनको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और आपका जो ओजोन लेयर है वो उसका जो क्षेत्र है वो मतलब जो होल है वो बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं बेसिकली वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर आपकी मीथेन है, मीथेन CH4, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है आपकी, ठीक है, और परफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड्स हैं, ये सारी क्या है आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है 192 कंट्रीज ने पार्ट लिया था। ठीक है, बेसिकली क्या है, लीगल बाइंडिंग है कि आपको इससे ज़्यादा आपको गैसेस जो है कंट्री से रिलीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है क्योटो, जिसमें वर्ल्ड एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस आपकी ऑर्गेनाइज की गई थी क्योटो के अंदर। द न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिया कंटेन्स, जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है इंडिया की उसके अंदर क्या है? डॉक्ट्राइन का मतलब जो नीति है, भैया हमने भाई हमारी नीति है, हमारे रूल है कि हम ये करेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। मतलब होता है ना कुछ लोगों का, जैसे स्टूडेंट्स में क्या रहता है कि लेट नाइट तक पढ़ेंगे बट सुबह जल्दी नहीं उठेंगे, तो ये उनका एक बेसिक नेचर है ना। तो उसी तरीके से हम जो इंडिया का जो न्यूक्लियर है उसके डॉक्ट्राइन है बेसिकली, है ना, जो नीति है, डॉक्ट्राइन नीति, डॉक्ट्राइन का मतलब नीति हो गया, है ना। तो न्यूक्लियर नीति है भारत की, वो क्या कंटेन करती है? कहती है कि नो फर्स्ट यूज़, हम न्यूक्लियर का पहला इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर जो किसी ने किया तो हम वापस पलटवार करेंगे बट हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, और यूनिलेटरल मैरिटोरियम, ठीक है, यूनिलेटरल मोरेटोरियम के बारे में भी बात करता है इंडिया। मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस, ठीक है, इसके बारे में भी देखिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हुआ फिर, ऑल ऑफ द अबव। जब दो ऑप्शन आपके मैच हो जा रहे हैं तो थर्ड ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर, सॉरी जो ऑल ऑफ द वाला पार्ट ही रहता है वही आपका करेक्ट आंसर रहता है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका न्यूक्लियर के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो न्यूक्लियर को जो अथॉरिटीज़ है बेसिकली, न्यूक्लियर वेपन्स जो यूज़ करने का जो पावर है बेसिकली इंडिया के अंदर, जो इसकी पॉलिटिकल पावर के बारे में बात करें तो इसकी जो कमेटी है, ठीक है, उसको हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है उसको हेड करते हैं। और जो इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, पॉलिटिकल काउंसिल, पॉलिटिकल काउंसिल को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को हेड करते हैं NSA। वो NSA कौन होता है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो होते हैं वो, उस टाइम पर, जिस टाइम पर भी बात कर रहे हैं उस टाइम पर। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम पर कौन है? अजीत डोभाल जो है भारत के कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, NSA है। ठीक है,